So hello students, today we are going to start your next chapter of class 11th, that is complex numbers and quadratic equation. तो before starting that सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि complex numbers क्या हैं. तो what are complex numbers? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना इवन कि क्या है ये. अब तक हमने नेचुरल नंबर्स किए, होल नंबर्स किए, रियल्स किए, रैशनल्स किए, लेकिन अब बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले जस्ट गिव अ लुक फॉर अदर नंबर्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या आया था, नेचुरल नंबर्स, जैसे हमने कैपिटल एन से डिनोट किया था, जिसमें आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन होल कंप्लीट नंबर्स थे विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1. इसके बाद हमारे पास हमने इसमें क्या ऐड किया था, 0. तो ये आपके पास क्या बन गए थे, होल नंबर्स. तो होल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स. तो ये क्या बने थे हमारे होल नंबर्स. फिर हमें आए बीच में नेगेटिव नंबर्स भी थे, तो जिसे हमने इंटीजर्स कहा था, जिसमें हमारे पास -1 -2 एंड सो ऑन नंबर्स थे. तो जिसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स थे, उन्हें हमने क्या कहा था, इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद आपके पास यहाँ क्या आया था, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कौन से थे, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. These numbers are rational numbers, जिनमें हमारे पास ये सब भी include थे. Then after that we have to introduce real numbers. Real numbers जिसमें rationals भी थे, irrational numbers भी थे, integers भी, whole numbers भी, natural numbers भी. तो अब तक जो हमने किया वो ये किया, real numbers तक. अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी 10th क्लास में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फॉर्मूला लगाया था -b + -ax² + bx + c = 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, तो हम फॉर्मूला लगाते थे √b² - 4ac/2a, जिसे हम d कहते थे b² - 4ac, इफ यू रिमेंबर. तो वहाँ हमने d के केसेस किए थे, जिसमें हमने क्या कहा था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स आर देयर. अगर d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आर देयर, और अगर d लेस देन 0 है तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स आर देयर, कि रियल रूट्स नहीं है, और क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देते थे, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स तक किया था. लेकिन अब जो पार्ट हमने 10th क्लास में छोड़ दिया था कि अगर d नेगेटिव आएगा, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव आता था तभी हम कहते थे कि वो रियल रूट नहीं है. तो अगर जो नंबर्स को, जिन केसेस को हमने छोड़ दिया था, उन्हीं केसेस को अब हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे. तो जहां आपके पास अंडर रूट नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, और जिन केसेस को हम छोड़ देते थे कि नो रियल रूट्स आर देयर, अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. और अंडर रूट ऑफ -1, इसे हम सपोज करते हैं दे आर इमेजिनरी नंबर्स, सो वी हैव टू डिनोट इट विद स्मॉल i, जिसे हम आयोटा कहते हैं, right? And these type of numbers are included in complex numbers. तो अब हमारे पास जो नया नंबर सिस्टम में आया वो क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ऑल आर इंक्लूडेड विद स्क्वायर रूट नेगेटिव. तो दैट मीन्स इन सब का गुरु जो अब हमारे पास आया वो क्या, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट जो जिसमें हमारे पास रियल्स भी हैं, रैशनल्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, और नेचुरल नंबर्स भी हैं. तो दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन विच वी हैव टू यूज अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया अभी मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन करेंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास किस टाइप के नंबर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास आयोटा होगा, इमेजिनरी पार्ट.
इमेजनरी क्यों है? बिकॉज वी आर जस्ट इमेजिन कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव था जिसे हमने अब तक छोड़ दिया था कि यस दिस देयर नो रियल रूट्स आर देयर एंड वी लेफ्ट दैट, कि यहीं पर हमने आंसर छोड़ दिया, आगे कोशिश ही नहीं की इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उन क्वेश्चंस को अब हम उठाएंगे और उन्हें हमने क्या सपोज किया कि अगर अंडर रूट नेगेटिव आ जाए देन वी हैव टू डिनोट इट विद आयोटा, इमेजनरी पार्ट, राइट। तो हम इन इमेजनरी पार्ट्स को क्या कहते हैं? द नंबर्स विच आर इंक्लूडेड with all these plus this, then we have to say that they are complex numbers, right? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? complex numbers. Is that clear? तो ये हमारे पास था नंबर सिस्टम जिसने हमने कहा कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया that is the gurus of all that numbers, right? अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो अब हम देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन आपके पास है, इन विच वी हैव टू से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b. Complex numbers are those numbers which are in the form of a plus iota b, and that is denoted by स्मॉल z, कैपिटल z नहीं। कैपिटल z हमने इंटीजर्स के लिए लिया था और ये हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए स्मॉल z यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, where we have to say that a is the real part of z. अब रियल क्यों है? क्योंकि इसमें अंडर रूट नेगेटिव नहीं है, एंड b is the imaginary part of z. अब b इमेजनरी क्यों है? क्योंकि b के साथ आयोटा है और आयोटा को हमने कहा था अंडर रूट ऑफ माइनस, राइट। तो इसीलिए हम b को कहते हैं इमेजनरी पार्ट और a इज द रियल पार्ट ऑफ z जिसमें अंडर रूट नेगेटिव नहीं आता। और अगर आयोटा की वैल्यू हमने अंडर रूट ऑफ -1 कही तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। स्क्वायरिंग करें तो वी गेट दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी नंबर को, रियल हो, इमेजिनरी हो, फ्रैक्शनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? मैंने कहा कि 2 एक नंबर है। He said that you have to express this number in the form of complex number a plus iota b. अब 2 तो एक नंबर है, कंप्लीट नंबर है, चाहे उसे होल बोलो, चाहे रैशनल बोलो, चाहे नेचुरल बोलो, इसमें अंडर रूट कहीं नहीं है। तो दैट इज द रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू 0 बिकॉज इमेजनरी पार्ट इज 0। तो a प्लस आयोटा इंटू 0। तो किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास आता अंडर रूट ऑफ -7 and he said you have to write it in the complex number form, so what we have to write? It can be written as -1 into 7. It can be written as under root of -1 into under root of 7, and it can be written as iota into root 7. अब ये आयोटा के साथ आ गया, इसका मतलब जो आयोटा के साथ आता है, आई के साथ आता है, वो क्या है? इमेजनरी पार्ट। दैट मीन्स कि रियल पार्ट नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे? 0 प्लस आयोटा इंटू रूट 7 a plus iota b, where real part of this number is 0 and imaginary part is root 7. So किसी भी नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो in complex number form, that is a plus iota b. Clear? अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हाउ वी डू दैट? तो उसके लिए हम कहते हैं कि इफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सबसे पहला इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, so what we said, a plus iota b मान लो c plus iota d के इक्वल है,
So we can equate these two complex numbers in which we have to say that real part of first is equal to real part of second complex number and imaginary part of first is equal to imaginary part of second complex number. So we can equate any two complex numbers by equating the real parts and imaginary parts of the number. That is your first condition. सेकेंड हमारे पास आता है कि अगर हमें ऐड करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम इन्हें ऐड कैसे करते हैं. जैसे हमारे पास आया a प्लस आयोटा b और z2 मान लो आ गया c प्लस आयोटा d. तो इफ वी वांट टू फाइंड z1 प्लस z2, द सेम वे रियल को रियल के साथ ऐड कर दो और आयोटा इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. तो a प्लस सी प्लस आयोटा ऑफ b प्लस d, दैट इज योर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब इसी में इसके साथ आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं एडिशन की. तो एडिशन की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर लॉ. अब ये क्लोजर लॉ क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और अगर हम उन्हें ऐड करें तो आफ्टर एडिशन z1 प्लस z2 अगेन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ z1 and z2 are two complex numbers and z1 plus z2 is also a complex number, then we can say that this is closure law property is satisfied in this with respect to addition. कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसका रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दैट मीन्स योर फर्स्ट लॉ इज सेटिस्फाइड. सेकेंड आपके पास आता है कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 कि हम अगर इंटरचेंज कर दें तो भी हमारे पास आंसर ऑलवेज रिमेन्स सेम. तीसरा हमारे पास आता है एसोसिएटिव. हमने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, सेट्स में भी किया था हमने एसोसिएटिव, जिसमें हम क्या कहते हैं कि z1 में z2 प्लस z3 ऐड करो या z1 प्लस z2 में z3 ऐड करो, द आंसर ऑलवेज रिमेन्स सेम, LHS इक्वल टू RHS. उसके बाद हमारे पास फोर्थ आती है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में हम एडिशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि आपके पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ज़ीरो. सो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं देन ऑलवेज वी गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इन दिस केस वी हैव टू से दैट ज़ीरो इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. लास्ट हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स. इनवर्स में हम क्या कहते हैं कि हम z में क्या ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी आए. z में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दूसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें दैट आंसर ऑलवेज रिमेन्स ज़ीरो. तो हम क्या कहते हैं उसका नेगेटिव, तभी तो z माइनस z क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या आएगा, ज़ीरो. So this is your second form that which when we want to add two numbers. उसके बाद अब हमारे पास आता है थर्ड डिफरेंस, कि अगर हमें दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं. डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो सिमिलरली जैसे हमने एडिशन में कहा था कि अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d कोई दो नंबर्स हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमें z1 माइनस z2 निकालना है तो रियल में से रियल माइनस करोगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करोगे, वी गेट द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देन योर नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. कि z1 अगर a प्लस आयोटा b है और z2 आपके पास c प्लस आयोटा d है तो
तो हम Z1 into Z2 मीन्स वी मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम एल्जेब्रा में करते थे। A को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आयोटा B को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमने क्या किया था, -1, तो यहाँ पर इन दोनों में से तो आयोटा कॉमन आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो यहाँ पर अब आयोटा नहीं है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा तो हट गया, तो ये किस में आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा रियल में। तो AC माइनस BD प्लस आयोटा ऑफ AD प्लस BC। सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, बस जहाँ आपके पास आयोटा स्क्वायर आता है वहाँ हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। तो जहाँ सिर्फ आयोटा आता है, लेकिन यहाँ आपके पास आयोटा स्क्वायर था, तो हमने उसकी वैल्यू डाली and you have to convert it in the standard form, right? अब इसके भी कुछ हमारे पास लॉज आते हैं मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लॉज हैं वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव जितने भी आपने किए हैं वो सारे हमारे पास सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, राइट? तो अब हम इसके लॉज देखेंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो आता है दैट इज अगेन क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ आपके पास क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर Z1 और Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 Z2 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। कि अगर दो नंबर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनकी प्रोडक्ट भी, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। दूसरा सेम कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में हमने क्या कहा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1, कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से करो, द आंसर ऑलवेज रिमेन्स सेम। एसोसिएटिव, जिसमें हम तीन नंबर्स लेते हैं कि Z1 Z2 को Z3 से करो या Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके Z1 से करो, सिर्फ ब्रैकेट्स को हेर फेर है, तो अगर ये इक्वल है देन एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। अगला हमारे पास आता है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हमने एडिशन में तो क्या कहा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि सेम नंबर आए। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहते हैं कि Z को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर आए, तो दैट इज 1। सो इन दिस केस वी हैव टू से दैट 1 इज द आइडेंटिटी with respect to multiplication. 0 is the identity with respect to addition and 1 is the identity with respect to multiplication. Next हमारे पास फिफ्थ आता है इनवर्स। इनवर्स में हम कहते हैं कि हम z को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आए, 1 आए, तो हम क्या कहते हैं 1 by z से, तभी तो z से z कटेगा and we get 1। तो 1 by z is the inverse with respect to multiplication। और इसमें एक लास्ट आपके पास आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किया हुआ है हमने, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आते थे, तो उस केस में हम क्या कहते थे, z1 of z2 plus z3 is z1 z2 plus z1 z3, या हम कहते हैं क्या z1 plus z2 of z3। किसी भी फॉर्म में अगर आप लिख दो तो हम कहते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन विच वी हैव टू से एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज डिवीजन, कि अगर हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो हाउ वी डिवाइड टू नंबर्स, क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b। अब हम कहते हैं कि अगर z1 a प्लस आयोटा b है
और Z2 C प्लस आयोटा D है, तो Z1 बाई Z2, दैट मीन्स डिवाइड, बट दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो क्या करें, यहाँ से आयोटा हटाना पड़ेगा, और आयोटा कब हटेगा, जब हम रैशनलाइज करेंगे। सो इसे रैशनलाइज कर दो, C माइनस आयोटा D से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आया उसकी वैल्यू डाल दो, ये तो कॉमन आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो प्लस हो जाएगा बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो रियल पार्ट्स इकट्ठे कर दो और इमेजिनरी यहाँ इकट्ठे कर दिए, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग अलग कर दिया। तो देखो, रियल पार्ट प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हमें कभी डिवीजन आ जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें डिवाइड करना है, so we have to divide, but after that we have to rationalize it, because the complex number is always, you have to write it in the standard form, and the standard form is a plus iota b। तो हमें a plus iota b फॉर्म में लिखना था, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, तो हमने उसे रैशनलाइज किया और उसे सॉल्व करके a plus iota b की फॉर्म में लिखा, राइट। तो ये आपके पास थे 4 ऑपरेशंस, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड दिस। अब हम बात करते हैं वापस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के और रिजल्ट्स की। अब उसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले जब आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, दैट इज पावर ऑफ आयोटा। अभी हमने पावर ऑफ आयोटा का मतलब क्या है, कि आयोटा की अगर कोई पावर हो तो उसे कैसे सॉल्व करें। जैसे हमने कहा कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अगर इससे बड़ी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस केस में हम कहते हैं कि इफ इट इज आयोटा क्यूब, देन ऑलवेज वी हैव टू ब्रेक इन फॉर्म ऑफ इवन एंड सिंगल ऑड। इवन क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर सॉरी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो उसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस आयोटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस आयोटा। अब हम कहें आयोटा रेज टू पावर 4, ऑलरेडी इवन है, तो 2 के मल्टीपल में इसे ब्रेक कर दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज 1, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा इंटू 0। If we have to write iota 5, फिर even और odd, आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 स्क्वायर इंटू आयोटा इज आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा। तो किसी भी तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आ जाए आयोटा रेज टू पावर -19, तो उसे क्या लिखोगे, सबसे पहले पॉजिटिव 1 अपॉन कर दो। अब क्या लिखोगे, वैसे ही सॉल्व करो, आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा, iota, that means 0 plus iota is the complex number where real part is 0 and imaginary part is 1. तो power of iota, कि कभी भी iota की कोई power आती है, then we can simplify it by using this result. Next आपके पास आता है modulus and conjugate, कि अगर किसी भी complex number का आपको मॉडुलस निकालना है, कि अगर आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें मॉड z निकालना है, तो मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव।
तो द फॉर्मूला टू फाइंड मॉड इज √a² प्लस b², दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, आयोटा नहीं है, a² प्लस b², दैट इज द मॉडुलस ऑफ z, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। और अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट आपके पास क्या आता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर है कि अगर हम किसी भी कॉन्जुगेट को अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज ऑलवेज रियल। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट आंसर ऑलवेज वी गेट रियल। तो उस केस में हम यूज करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार, कि अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सो ओनली वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा, सो ऑलवेज वी गेट द चेंज द साइन ऑफ आयोटा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, रियल एज इट इज रहेगा। देखो क्यों, अब अगर मैंने कहा कि z और z बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास हमेशा रियल आएगा, a² माइनस आयोटा² b², और आयोटा² की वैल्यू क्या होती है, -1। इसलिए हमने कहा दैट कॉन्जुगेट इज ऑलवेज दैट नंबर कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें कि उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर से, देन ऑलवेज वी गेट रियल। सो कॉन्जुगेट मीन्स z बार, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा, कि अगर हम आयोटा का साइन चेंज कर दें तो हमारे पास आता है कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, दैट इज इन विच वी हैव टू गेट द आर्गेंट प्लेन। हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस होती है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते थे, राइट जिसे हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना चाहें तो उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। Argent plane is that plane in which we have to plot the points of real and imaginary axis. तो जहां हम x एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस और y एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, कि अगर मुझे 2 + आयोटा 3 को प्लॉट करना है तो नंबर हो गया 2, 3, that means real part is 2 and imaginary part is 3, तो x is 2 and y is 3, तो this is your point 2, 3। किसी भी पॉइंट को अगर -1 + 3 आयोटा आ गया तो -1, 3, x -1 और y 3, so this point is -1, 3। किसी भी एक्सिस में, किसी भी क्वाड्रेंट में आपके पास पॉइंट आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्गेंट प्लेन में पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। क्लियर। अब हम कहते हैं, देखो जैसे ये मान लो हमारे पास एक पॉइंट आ गया XY, राइट, तो इसी के ऑपोजिट में यहाँ देखो तो यहाँ होगा कौन सा पॉइंट, x, -y, ये P, तो ये क्या आ जाएगा, P बार कॉन्जुगेट, क्योंकि सिर्फ चेंज साइन कौन सा हो रहा है, आयोटा का है इसकी इमेज। तो अगर Z आपके पास x + आयोटा y था तो ये आएगा Z बार, उसका कॉन्जुगेट। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब हम करते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि पोलर फॉर्म क्या होती है, राइट। हमने अभी आर्गेंट प्लेन ड्रॉ किया,
हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया P, x प्लस आयोटा वाई, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ये z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा x कॉमा वाई, तो लेट इट बी x कॉमा वाई। अब लेट दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। अगर ये लाइन OP पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा, राइट। और ये OP डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं जिसे हम r से डिनोट करते हैं, और अगर हम यहाँ से r निकालें डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर आपको ध्यान हो तो इसी को हमने मॉडुलस ऑफ z भी कहा था, मॉड z निकाला था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r। दिस, तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा की फॉर्म में लिख दें, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन पोलर फॉर्म। ध्यान से सुनो कि अगर किसी भी, ये था कार्टेशियन फॉर्म, जो x और y की फॉर्म में है वो कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में लिख दें, r और थीटा की फॉर्म में, तो वो आपके पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, जो P पॉइंट है उस P पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमें पता है डिस्टेंस x है और ये हमें पता है डिस्टेंस y है, क्योंकि x y है, राइट। अब हमें चाहिए ये x की वैल्यू और ये है r, तो क्या हम इन दिस ट्राइंगल OPA, यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा आपके पास क्या आएगा, जिसमें हमारे पास x और r आएगा, राइट, x अपॉन r, तो x क्या आ गया, r cos थीटा। और अगर हम sin थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y क्या आ जाएगा, r sin थीटा। तो x और y की वैल्यू हमने r और थीटा की फॉर्म में निकाली, यहाँ पुट कर दो, x था r cos थीटा और y क्या था, r sin थीटा। यहाँ से जब हम r कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कि r और थीटा की फॉर्म में है तो वो पोलर फॉर्म है, अगर x और y की फॉर्म में है तो वो कार्टेशियन फॉर्म है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हैं सेम, लेकिन फॉर्म अलग है, ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये आपके पास पोलर फॉर्म है। तो अगर आपको कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन कन्वर्ट बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड r। अब हम इसके केसेस करेंगे कि हम थीटा कैसे निकालेंगे। r तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि मॉडुलस ऑफ z है, और वो क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई हमें पता है तो हम r निकाल सकते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट हाउ टू फाइंड थीटा, हम थीटा कैसे निकालें, राइट। अब हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे। अब उस केस में देखो आप, सबसे पहले 4 केसेस हम बनाएंगे कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, चारों में से जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग हाउ वी फाइंड थीटा, देन वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, राइट। अब उसके लिए हम कहते हैं सबसे पहले, अगर हमारे पास P x y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हो गया x एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ये एंगल हो गया थीटा। हमें पता है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव आता है, और अगर क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव आता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। तो अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस से ये एंगल हमारे पास है थीटा और ये है r, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमें पता है कि 0 से 90 होता है, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें कि ये एंगल थीटा है जो हमें निकालना है, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन जो ये एंगल मान लो हमारे पास 45 है या 30 है या 60 है,
कुछ भी एंगल आप कंसीडर कर लो। हम कहते हैं कि ये 60 पे जो वैल्यू आ रही है हमारी, या 45 पर हमारी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू वापस 360 पर भी तो घूम पर आएगी। फिर उसमें 360 ऐड करोगे तो फिर आएगी। 2 पाई प्लस करो, 3 पाई 4 पाई प्लस करो, 6 पाई प्लस करो, क्योंकि 360 के इंटरवल पर हमारे पास वैल्यू हमेशा क्या आती थी, सेम। तो एंगल हमेशा क्या आता था, सेम। इसका मतलब एक वैल्यू बहुत सारे एंगल्स पर आएगी। अब इतने सारे एंगल्स पर हम निकालें या इतने सारे थीटाज हम निकालें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो कहता है कि आपने जो थीटा निकालना है वो आपने प्रिंसिपल वैल्यू पे निकालना है। सबसे पहली चीज, जो पोलर फॉर्म में हमने थीटा को कहा था एंगल, उस थीटा को हम आर्गेंट प्लेन में आर्गुमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं। थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कहते हैं। चाहे आप थीटा कहो चाहे आर्गुमेंट ऑफ जेड कहो, तो कंफ्यूज मत होना कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है। आर्गुमेंट ऑफ जेड यही थीटा है जो एंगल हम निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब हम बात करते हैं कि ये एंगल तो हमारे पास बहुत सारे आएंगे, 360 के इंटरवल पर तो वैल्यू हमेशा सेम आती है, तो एंगल चेंज होगा। तो कौन सा आर्गुमेंट लिखें, हम कौन सा एंगल निकालें, 60 लिखें या 60 में 360 ऐड करके 420 लिखें, या 420 में 360 ऐड करके वो लिखें, तो ये तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो वो कहता है कि आपने जो एंगल निकालना है वो एंगल आपने प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। और उसने प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या कहा, कि जिसमें थीटा हमेशा लाई करेगा -पाई से पाई के बीच में। एंगल हमेशा वो निकालना है जो -पाई से पाई के बीच में लाई करे। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। Principal argument of z, that means theta which lies between -pi to pi। अब यहाँ देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z क्या आएगा, थीटा। जो भी आएगा, 30 आए, 60 आए, 90 आए, जो भी आए, जो इसके बीच में लाई कर रहा है, दैट इज द सेम। सेकेंड हमारे पास आता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है लेकिन एंगल हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से ये बनेगा, तो ये एंगल थीटा, एंगल फिर से पॉजिटिव होगा, राइट। ये एंगल मान लो आपके पास अल्फा आ गया, जो बचा वो अल्फा है। हमें एंगल क्या निकालना है, जो -पाई से पाई के बीच में लाई करे, राइट। इसका मतलब पाई से छोटा और -पाई से बड़ा। तो अगर हम कहें तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। उसमें से अगर मैं ये अल्फा माइनस कर दूं तो ये थीटा आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो वी हैव टू से पाई माइनस अल्फा, दैट इज योर आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जो एंगल आएगा उस एंगल को मैं माइनस करूंगी पाई में से, सो वी गेट पाई माइनस अल्फा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तीसरा हम कहते हैं कि अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए बी, ये हो जाएगा x और y दोनों नेगेटिव, राइट, x एक्सिस y एक्सिस। अब एक तो कहता है ये कि ये पॉजिटिव से शुरू हुआ यहाँ तक, लेकिन ये एंगल तो 180 से बड़ा हो गया, क्योंकि 180 प्लस दिस एंगल। हमने कहा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड तो -पाई से पाई है, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम उसे कैसे सपोज करेंगे, ऐसे देखो, ये एंगल -पाई था, तो ये एंगल उससे छोटा, पाई से छोटा है ना, तो इसका मतलब ये आ गया। लेकिन ये एंगल क्लॉकवाइज चल रहा है, और अगर एंगल क्लॉकवाइज चलता है तो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, माइनस।
अब ये एंगल पूरा पाई था, उसमें से ये छोटे वाला माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एंगल। तो पाई माइनस एल्फा मीन्स एल्फा माइनस पाई। दिस चौथा केस हमारे पास आता है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर से देखो ये पॉजिटिव से यहाँ तक आएगा, ये तो 180 से बड़ा हो गया, तो ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z में लाई नहीं करता, तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा। ये एंगल फिर से कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ये वही एंगल हो गया अल्फा, जितना ऊपर था उतना नीचे, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दैट एंगल, माइनस ऑफ अल्फा। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अब यहाँ से, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा, मैं टेबल बनाती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या है, सेकंड में है तो कौन सा आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ में। तो अब हम लास्ट में फाइनल समराइज करके टेबल बनाएंगे ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ क्वाड्रेंट, यहाँ लिख रही हूँ आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है मींस x प्लस आयोटा y, ये फॉर्म है, x और y पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट ऑफ z सेम हो जाएगा, जो हमारे पास निकलेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ अल्फा। तीसरा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, उस केस में आता है अल्फा माइनस पाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था ना तो एंगल नेगेटिव हो गया था। और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जिसमें x आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास क्या था, माइनस ऑफ अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल बताती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग आप उसे, इसको लिखा रहने दो, यहाँ से करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक z है, -1 माइनस आयोटा रूट 3, एंड ही सेड दैट यू हैव टू राइट इट इन द, कन्वर्ट इट इन द पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, r क्या आता है, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो रूट 4 दैट इज 2। तो r तो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है थीटा। अब वो थीटा निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा होता है b बाय a या y बाय x, राइट, मीन्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट इज रूट 3। हमेशा मॉड में लेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट यहाँ हम ले रहे हैं, तो इसलिए tan थीटा हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। माइनस आ रहा होगा तो भी इसलिए हमने मॉड लगाया है कि वो एंगल हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट यहाँ हम सपोज कर रहे हैं, वहाँ भी क्वाड्रेंट करेंगे, यहाँ भी क्वाड्रेंट करेंगे तो क्लैश होगा। एक जगह हमने क्वाड्रेंट ले लिया, इसलिए यहाँ पर हम tan थीटा हमेशा मॉड के साथ लेंगे पॉजिटिव, दैट इज y बाय x, इमेजिनरी बाय x रियल, राइट। तो tan थीटा आपके पास आ गया रूट 3, और रूट 3 tan के केस में कब होता है, tan 60 पे। इसका मतलब थीटा आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 3। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z। अब आर्गुमेंट ऑफ z में सबसे पहले हम देखेंगे x नेगेटिव y नेगेटिव, x -1 है और y भी माइनस रूट 3 है। इसका मतलब x और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में थे, थर्ड में। इसका मतलब z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकलेगा, अल्फा माइनस पाई। अल्फा मीन्स जो ये एंगल निकला दैट इज पाई बाई 3 माइनस पाई, तो क्या आएगा ये, -2 पाई बाई 3। तो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z आ गया, r आ गया। पोलर फॉर्म में लिखना है तो r
cos theta plus iota sin theta. That is your polar form. इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पहुँचोगे और यहाँ से हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया. That is that you have to find tan theta, that is y by x with always positive. Then you have to check कि x y कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल निकाला और उसमें से माइनस किया या प्लस जो भी हमारे पास था वो किया. आर्गुमेंट ऑफ z निकला. देन यू हैव टू राइट इट इन द पोलर फॉर्म, राइट. तो ये था आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z. लास्ट टॉपिक इसका रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर हम नेक्स्ट क्लासेस से उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे स्टार्ट. तो लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये वो क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमने छोड़ दिया था 10th क्लास में क्वेश्चंस को. तो जैसे हमारे पास x² + 3 = 0 आ गया, तो यहाँ से हम इसके फैक्टर्स नहीं निकालते थे क्योंकि हम लिखते थे x² is -3. हम लिखते थे नॉट पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर देयर, छोड़ देते थे क्योंकि x² नेगेटिव है. लेकिन अब हम उसी को सॉल्व करेंगे. लिख सकते हैं ये. और अंडर रूट ऑफ -1 को अब हमने सॉल्व करना सीख लिया है. -1 × 3 रूट -1 × √3, तो प्लस माइनस आयोटा √3. तो इसके दो फैक्टर्स आ गए, आयोटा √3 एंड माइनस आयोटा √3. तो इस तरह से कहीं भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d नेगेटिव आएगा तो हम उस d नेगेटिव को आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं. तो ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आज हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट. जितने भी आपके पास थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टर्म्स वो हमने आज डिस्कस की. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट to solve the exercises of this 5th chapter, right? Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.